एमएलएम फ्रॉड है। यह सबसे बड़ी बात, 25 दिन में पैसा डबल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है गुप्ता और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा दोस्तों आप सभी ने थंबनेल देखा होगा कि थंबनेल में लिखा है कि क्या है एमएलएम, यह एमएलएम फ्रॉड है। यह सबसे बड़ी बात, 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कोई स्कीम डायरेक्ट सेलिंग लेकर आती है या मल्टी लेवल मार्केटिंग में यही सब होता है। और ये थंबनेल आप लोग देखकर इस वीडियो को टच किए होंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि शुरुआत करना बड़ी बात नहीं होती है, खत्म करना सबसे बड़ी बात होती है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात करेंगे मल्टी लेवल मार्केटिंग की या एमएलएम की। अगर मैं बात करूं, बात अगर हम एमएलएम की करें तो एमएलएम को हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग या एमएलएम दोनों एक ही चीज होता है। एमएलएम का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, और या इसे हम लोग कह सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग। लेकिन बात ये समझने की है कि वाकई में क्या एमएलएम फ्रॉड है या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फ्रॉड है जिसमें लोग फंसते जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्यों हमें करना चाहिए। सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो आइए समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग क्या है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को समझने से पहले मैं मार्केट में आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मार्केट का जो ट्रेडिशनल मार्केट है, यहाँ पर एक ग्राफ मैंने आपको बनाया है। ग्राफ मैंने बनाया है और इस ग्राफ के माध्यम से सबसे पहले मैं समझाना चाहूंगा कि ट्रेडिशनल मार्केट क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है, इसको जरा समझिएगा। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। देखिए यहाँ पर एक चीज लिखा है कि 100% पीपुल, मतलब 100% लोग अगर भारत में हैं तो उसमें 3 पार्ट कैसे कन्वर्ट है उसको जरा समझिएगा। पहला पार्ट आता है मैन्युफैक्चर का, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूटर का और तीसरा आता है कस्टमर का। बात ये समझने की है कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट बनता है तो बनता कहां पर है, मैन्युफैक्चर में बनता है, और बनने के बाद वो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट कस्टमर को मिलता है, हमें और आपको मिलता है। मतलब 3 प्रोसेस होते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाना, बनाने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद कस्टमर को मिल जाना। ये 3 प्रोसेस होता है किसी प्रोडक्ट बनने के बाद। लेकिन बात ये समझना है कि मैन्युफैक्चर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है और कस्टमर कौन है। अब बात समझते हैं कि मैन्युफैक्चर कौन है। देखिए मैन्युफैक्चर में आपको बता दूं कि अगर 100% लोग, अगर भारत में 100% लोग हैं तो उसमें से 0.01% मैन्युफैक्चर है। 100% लोगों में 0.01% आपके मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर की संख्या है। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या लिखा गया है 0.99%। 0.99% कौन है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है। इसके अलावा कस्टमर की संख्या 99% है। कस्टमर आपके अधिक हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कम है और मैन्युफैक्चर कम है। लेकिन बात ये समझने की है, ये तो ग्राफ द्वारा मैंने आपको बता दिया, लेकिन क्या कारण है कि मैन्युफैक्चर की संख्या कम है, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या मैन्युफैक्चर से अधिक है और कस्टमर की संख्या सबसे अधिक है। बात ये समझने की है। देखिए मैं बताना चाहूंगा मैन्युफैक्चर कौन बन सकता है, बात समझिएगा। मैन्युफैक्चर, बात करेंगे मैन्युफैक्चर बनने की। आखिर में मैन्युफैक्चर बन कौन सकता है। मैन्युफैक्चर बनने के लिए हमें किसी प्रोडक्ट को बनाना होगा और प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। बात समझिए, मैन्युफैक्चर कौन हो सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा है वो मैन्युफैक्चर बन सकता है। बात समझ में आया। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, तो एग्जांपल बताना चाहूंगा। जैसे बाटा का शूज आता है, बाटा का जूता आता है, रेड चिप का जूता आता है। अगर मुझे रेड चिप के जूते का मैन्युफैक्चर बनना है तो हमें एक बड़ा फैक्ट्री खोलना होगा, कंपनी बनाना होगा, तब तो मैं मैन्युफैक्चर बन पाऊंगा। बाटा का, रेड चिप का या ब्लैकबेरी जो आपका ब्लेजर वगैरह बनाती है। अगर मुझे किसी ब्रांड का मैन्युफैक्चर बनना है तो मेरे पास पैसा अधिक होना चाहिए। मतलब मैन्युफैक्चर बन कौन सकता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है, या हम उसे बोल सकते हैं अमीर व्यक्ति। अमीर व्यक्ति ही मैन्युफैक्चर बन सकता है। जैसे मैं बताना चाहूंगा प्लास्टिक का मैन्युफैक्चर कौन है। पूरे भारत में प्लास्टिक का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर सुप्रीम कंपनी है। सुप्रीम इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक का सबसे बड़ा उद्योग करती है।
मतलब हमें प्लास्टिक का अगर एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बनना है तो सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर कौन है जिसके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, बात समझिए। मैन्युफैक्चर वही बन सकता है जिसके पास ज्यादा पैसा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर वो है जिसके पास मैन्युफैक्चर से कम पैसा है। बात समझिएगा। मैं दो ऑप्शन आपके पास देता हूं, दो व्यक्ति हमारे पास है, एक व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा पैसा है, डेट इज कॉल्ड, हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अमीर है, वो अरबपति है, खरबपति है। तो वो एक काम कर सकता है, किसी भी ब्रांड का वो मैन्युफैक्चर बन सकता है, बात समझिए। लेकिन दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर कौन बनेगा, जिसके पास कम पैसा है, जिसके पास करोड़ों का इन्वेस्ट हो, वो बन सकता है डिस्ट्रीब्यूटर। और वो बन सकता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर जिसके पास लाखों का इन्वेस्ट हो, लाखों का इन्वेस्ट, करोड़ों का इन्वेस्ट, वो बन सकता है डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी अमीर है, बात समझिएगा। सबसे ज्यादा अमीर कौन होता है, मैन्युफैक्चर, उसके बाद अमीर होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब मैन्युफैक्चर बनने के लिए भी पैसा लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी पैसा लगाना पड़ेगा। और तीसरा हम लोग का जो आता है, थर्ड पार्ट आता है, वो आता है आपका कस्टमर, वो आता है आपका कस्टमर का। लेकिन मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, कस्टमर बनने के लिए क्या कोई पैसा लगाना पड़ता है क्या? कस्टमर बनने के लिए कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता है। कस्टमर कौन है, उपभोक्ता कौन है, जो प्रोडक्ट यूज करता है, पैसा देता है, सामान लेता है, वही कस्टमर बन सकता है। तो बात समझने की है कि मैन्युफैक्चर कौन है जिसके पास ज्यादा पैसा है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है बन सकता है जिसके पास मैन्युफैक्चर से कम पैसा हो, और कस्टमर कौन बन सकता है जिसके पास पैसा ना हो, बस वो अपनी यूज करने वाली चीज है। मतलब मैं एक एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं बाटा का शूज यूज कर रहा हूं तो मैं बाटा का डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हूं, मैं बाटा का मैन्युफैक्चर नहीं, मैं बाटा का कस्टमर हूं। तो बात समझने की है, कस्टमर बनने के लिए यूज करना पड़ता है। तो कस्टमर बनने के लिए हमें किसी पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो तो जो पैसा हम लगाते हैं और वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। बात समझिए, ये बात समझने की है। मतलब ट्रेडिशनल मार्केट तीन पार्ट में डिवाइड है मेरे दोस्तों, पहला मैन्युफैक्चर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, कस्टमर। लेकिन बात ये समझने की है, यहाँ पर लिखा गया 0.01% मैन्युफैक्चर है, यहाँ पे लिखा गया 0.99% आपके डिस्ट्रीब्यूटर है और 99% कस्टमर है। लेकिन ऐसा यहाँ पर क्यों लिखा है, बात समझने की है। बात इसलिए समझने की है क्योंकि 0.01% मैन्युफैक्चर की संख्या है। अगर 100% भारत में लोग हैं तो मात्र जीरो, अगर 100% भारत में पीपुल हैं, लोग हैं, इसमें 0.01% कौन है, मैन्युफैक्चर है, यहां पर लिखा गया है। लेकिन मैन्युफैक्चर की संख्या 0.01% क्यों है? मैंने आपको यहां पर बताया कि मैन्युफैक्चर बन कौन सकता है जिसके पास अरबों और खरबों की संपत्ति हो, जो इतना इन्वेस्ट करके एक कंपनी खड़ा कर सकता है। दैट इज कॉल्ड, मैं एग्जांपल आपको बता दूं, मुझे रेड चिप का अगर मैन्युफैक्चर बनना है तो हमें इतना तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मैन्युफैक्चर बनने के लिए ज्यादा पैसे की आवश्यकता है, लेकिन आपने देखा होगा कि आम इंसान के पास उतना पैसा है नहीं। तो बात समझिए कि मैन्युफैक्चर कौन है जिसके पास ज्यादा पैसा है, और ज्यादा पैसा किसके पास भारत में है, मात्र 0.01% मैन्युफैक्चर भारत में है। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटर कौन बन सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर वही बन सकता है जिसके पास करोड़ों और लाखों का इन्वेस्ट है। लेकिन सब डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता। अगर मुझे डिस्ट्रीब्यूटर बनना है रेड चिप का तो मुझे लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मुझे एक दुकान खोलना है, मुझे एक रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर बनना है तो लाखों करोड़ों का तो इन्वेस्ट करना है। लेकिन ये बात समझने की है कि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए भी हमें इन्वेस्ट करना है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें लाखों करोड़ों की इन्वेस्ट करनी है। लेकिन यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या है 0.99% है, मतलब मैन्युफैक्चर से ज्यादा आज डिस्ट्रीब्यूटर है, और डिस्ट्रीब्यूटर से भी ज्यादा कस्टमर है 99%। यहाँ पर लिखा गया 99% आपके कस्टमर है। ऐसा है कि कस्टमर बनने के लिए कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मैन्युफैक्चर बनने के लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कम पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चर कौन है, आपने देखा होगा। अच्छा, मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। अच्छा, क्या लगता है नमक सारे लोग बना सकते हैं क्या? नमक सारे लोग नहीं बना सकते, बना सभी सकते हैं। जब इन्वेस्ट होगा तभी तो कंपनी खड़ा करेंगे। रतन टाटा ने नमक बनाना शुरू किया तो उनके पास करोड़ों अरबों का इन्वेस्ट था, उन्होंने इन्वेस्ट किया, नमक बनाना शुरू किया। आज वही नमक टाटा के नाम से पूरे भारतवर्ष में फेमस है। लेकिन मैं यहाँ से पूछना चाहूंगा, आज नमक कितने प्रकार के मार्केट में बिक रहा है? मुश्किल से मुश्किल अगर बिक रहे होंगे तो 10 से 15 प्रकार के मार्केट में नमक बिक रहे होंगे। अगर रेड चिप की अगर मैं बात करूं तो रेड चिप का मैन्युफैक्चर एक ही होगा। अगर प्लास्टिक की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक का कोई एक ही मैन्युफैक्चर होगा।
मतलब हर एक ब्रांड का एक ही मैन्युफैक्चर हो सकता है, मतलब मैन्युफैक्चर की संख्या 0.01% होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या इससे अधिक होती है, 0.99% होती है, और 99% आपके कस्टमर होते हैं। बात समझ में आ गई आपको? लेकिन बात ये भी समझना है कि मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जाता कैसे है। बात समझिए, अगर कोई मैन्युफैक्चर है, कोई मैन्युफैक्चर है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, किसी प्रोडक्ट को बना रहा है, और प्रोडक्ट बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूटर से वही प्रोडक्ट कस्टमर को मिल जा रहा है। बात समझिएगा, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बना, बनने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर वही प्रोडक्ट कस्टमर के पास गया, लेकिन कस्टमर कौन है? जो पैसा दे रहा है, प्रोडक्ट यूज कर रहा है। लेकिन मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कस्टमर के पैसे से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जा रहा है और कस्टमर के पैसे से मैन्युफैक्चर को पैसा जा रहा है? कस्टमर को कुछ नहीं मिलता, कस्टमर पैसा देता है, सामान लेता है, लेकिन कस्टमर के सामान लेने से डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमा रहा है, मैन्युफैक्चर पैसा कमा रहा है। बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपने रेड चिप का जूता लिया, तो जूता आप लेंगे कहां से? डिस्ट्रीब्यूटर से। तो जब आप जूता लेंगे तो जूते का कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को भी जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूटर जहां से जूता खरीद के लाया होगा मैन्युफैक्चर को भी जाएगा। मतलब ज्यादा प्रॉफिट किसको होता होगा? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को ही तो ज्यादा प्रॉफिट होता होगा। बात समझिएगा, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कोई 3 रुपए का सामान बना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को वही सामान पड़ता होगा 5 रुपए में, वही सामान डिस्ट्रीब्यूटर को पड़ता होगा 7 रुपए में, और वही सामान कस्टमर को पड़ता है 10 रुपए में। बात समझिए, मैन्युफैक्चरिंग बना 3 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया 7 रुपए में, और वही प्रोडक्ट बना मिला कस्टमर को 10 रुपए में। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कस्टमर ने 10 रुपए दिया, सामान लिया, कस्टमर को तो कुछ मिला नहीं। कस्टमर कौन है? जो पैसा देता है, सामान लेता है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। तो वो कस्टमर है। अब कस्टमर ने पैसा दिया, सामान लिया, लेकिन इस 3 रुपए वाले सामान में कुछ कमीशन डिस्ट्रीब्यूटर को गया। कितना गया? 3 रुपया डिस्ट्रीब्यूटर ने कमा लिया। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर भी तो मैन्युफैक्चर को पैसा देगा। तो सबसे बड़ी बात कि कस्टमर के पैसे से दो लोग इनकम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर, और कस्टमर कुछ नहीं कमा पा रहा है। ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट है। वही ग्राफ यहाँ पर दिखाया गया है कि आज भारत में 100% लोग हैं, तो मैन्युफैक्चर की संख्या 0.01% है। 0.01% कौन है? जो अमीर है। अमीर है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके बाद 0.99% कौन है? डिस्ट्रीब्यूटर, जिनके पास करोड़ों लाखों का इन्वेस्ट है। और कस्टमर कौन है? 99%, जिनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बस प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ये कस्टमर है। आज मार्केट में कस्टमर की संख्या अधिक है, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या कम है, और उससे भी संख्या कम मैन्युफैक्चर के बनाने वाले की है। लेकिन आप जरा सोच के देखिए, कस्टमर की खरीदारी करने से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जाता है, और कस्टमर की खरीदारी करने से मैन्युफैक्चरर को पैसा जाता है, लेकिन कस्टमर को कुछ नहीं मिलता है। ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट है। बात समझ में आया? लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बात समझिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है? ये तो मैंने ट्रेडिशनल मार्केट समझाया कि भारत में अगर 100% लोग हैं तो 0.01% मैन्युफैक्चरर, 0.99% आपके डिस्ट्रीब्यूटर, और 99% कस्टमर है। ये वाकई में मानने की चीज है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर को दोनों को जोड़ दें तो 100% लोगों में 1% डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर है, और इसके अलावा सारे 99% कस्टमर है। कस्टमर की संख्या अधिक है। कस्टमर जब खरीदारी करता है तो डिस्ट्रीब्यूटर को और मैन्युफैक्चर को फायदा होता है। बात समझ में आया? ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग को समझने के लिए मैं एक ग्राफ और आपके सामने बनाऊंगा, और उस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, आप बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। क्योंकि मैंने आपको ट्रेडिशनल मार्केट बता दिया, अब बात करेंगे कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है, या डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बात आइए हम लोग समझते हैं। मैंने आपको बताया कि 100% अगर भारत में लोग हैं, पीपुल हैं, तो ट्रेडिशनल मार्केट में 0.01% मैन्युफैक्चर है आपके। डिस्ट्रीब्यूटर मैंने बताया कि 0% 99% आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, और कस्टमर कौन है? 99% कस्टमर है। और आप जरा सोच के देखिए, कस्टमर की संख्या जब ज्यादा होगी, कस्टमर खरीदेगा, तो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चर को पैसा जाएगा। ये आपका ट्रेडिशनल मार्केट है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने कुछ अलग नहीं किया। डायरेक्ट सेलिंग ने भी कहा कि अगर मार्केट में 100% लोग हैं, तो 100% लोगों में जो मैन्युफैक्चर की संख्या है, जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, वो कंपनियों के मालिक भी ऑलरेडी खरबपति अरबपति होंगे, तभी वो मैन्युफैक्चरिंग करते होंगे, किसी प्रोडक्ट को बनाते होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी 0.01% आपके मैन्युफैक्चर हैं, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कंपनी है। बात समझिए,
ये मैन्युफैक्चर का मतलब कंपनी। सीधी मैं बात बताना चाहूंगा कि कंपनी के जो मालिक है, मैन्युफैक्चर की संख्या, भारत में मैन्युफैक्चरर की संख्या डायरेक्ट सेलिंग में भी 0%, 0.1% है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या मैंने ट्रेडिशनल मार्केट में आपको बताया कि 0.99% आपके डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर आपके 99% है। इन दोनों लोगों को डायरेक्ट सेलिंग जोड़ देती है, मतलब 99.99% कस्टमर या हम डिस्ट्रीब्यूटर कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग ने कुछ अलग नहीं किया। डायरेक्ट सेलिंग ने कहा कि हमारे यहाँ भी मैन्युफैक्चर होंगे प्रोडक्ट, लेकिन जो हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर है उसी डिस्ट्रीब्यूटर को हम कस्टमर में कन्वर्ट कर देंगे, या यहाँ पर कस्टमर है। अगर मैं बात बताऊं, देखिए ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर बस इतना ही है कि ट्रेडिशनल मार्केट में कस्टमर अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग होता है। अच्छा, मैं बात बताना चाहूंगा डिस्ट्रीब्यूटर है कौन। डिस्ट्रीब्यूटर बन कौन सकता है? डिस्ट्रीब्यूटर वही बन सकता है जिसके पास करोड़ों और लाखों का इन्वेस्ट है, वही डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है। सपोज दैट अगर मुझे किसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, बात समझिए, मुझे किसी ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें करोड़ों लाखों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब तो डिस्ट्रीब्यूटर मैं बन पाऊंगा। उसी प्रकार लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने कहा कि ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर एक कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है बिना कुछ इन्वेस्ट किए। बात समझिए, अंतर बस यही है। ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में अंतर बस इतना ही है कि ट्रेडिशनल मार्केट में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए हमें कोई लाखों करोड़ों का इन्वेस्ट करना नहीं होता। अच्छा, कस्टमर कौन होता है? जो पैसा देता है, सामान लेता है, प्रोडक्ट यूज करता है, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। कस्टमर भी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कस्टमर है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जो कस्टमर होता है वही डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि कस्टमर बनने के लिए कोई पैसा नहीं लगता है। और डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि जब कोई पैसा नहीं लगता है तो हम कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना देंगे, बशर्ते कस्टमर को कोई इन्वेस्ट नहीं करना रहता है। यहाँ पर एक पद्धति आती है, एक सोच आती है जो डायरेक्ट सेलिंग होता है। डायरेक्ट सेलिंग बोलता है कि हम कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट कर देंगे, कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में देखा जाए तो 99.99% आपके कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं और 0.1% आपके मैन्युफैक्चर होते हैं। अंतर बस यही है। कस्टमर टू कस्टमर इनकम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आई थी, बात समझिएगा। कस्टमर टू कस्टमर इनकम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आई थी। ट्रेडिशनल मार्केट में हो क्या रहा था? कस्टमर के पैसे से डिस्ट्रीब्यूटर कमा रहा था, मैन्युफैक्चरर कमा रहा था, लेकिन कस्टमर को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा था। कस्टमर बस पैसा दे रहा था, सामान यूज कर रहा था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक सोच आई, एक पद्धति आई, उसने कहा कि नहीं भैया, मैन्युफैक्चर तो कमा ही रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर तो कमा ही रहा है, लेकिन कस्टमर नहीं कमा रहा है। हम एक ऐसी पद्धति लाएंगे जहां पर मैन्युफैक्चर भी कमाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर भी कमाएगा और कस्टमर भी कमाएगा। डायरेक्ट सेलिंग ने बिना इन्वेस्ट का कस्टमर को ही डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया। हर एक व्यक्ति से कह दिया कि तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तुम भी एक डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। कस्टमर टू कस्टमर इनकम करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग आई थी, और यही कारण है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफलता का रेशियो अधिक है। सफलता का रेशियो अधिक है। और डायरेक्ट सेलिंग को कुछ लोग फ्रॉड समझते हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग फ्रॉड है। फ्रॉड नहीं है मेरे दोस्त। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब कोई कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है और डायरेक्ट वो प्रोडक्ट कस्टमर को देती है, बीच वाला पैसा हमें और आपको दे देती है, डिस्ट्रीब्यूटर को दे देती है। बात समझ में आया? ये डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में ये अंतर मैंने ग्राफ द्वारा आपको समझाया। इसके पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूं कि वाकई में डायरेक्ट सेलिंग है क्या और ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या है। इसका वीडियो मैं बना चुका हूं। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में अगर जानना है तो वो वीडियो को आप दे सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम बंद करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लगे रहिए अपने सपनों के पीछे, हम जीत से खड़े रहिए। आपका जीतना तय है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।